हर एक फिगर ऑफ स्पीच की मैंने वीडियो बना दी है। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप बस कि आप अच्छे से समझ जाए, है ना। और ये आपके लिए बनाया गया है। और भी बहुत छोटे भाई बहन हैं मेरे जो जो यूपी से हैं, बिहार से। आई कैन नॉट रीच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफलाइन, सभी के पास नहीं पहुंच सकता, तो इस माध्यम से पहुंच जाते हैं, सबको समझा देते हैं। देखिए, जो मेरे नोन हैं वो फोन करके कहते हैं, अरे बाबू हमारे बच्चों को भी गाइड कर दो। तो भाई ये गाइड का ही तो तरीका है। कोई मुझसे पूछता है, मान लीजिए 9th-10th का बच्चा है और जानकार है, वो बोलते हैं प्रेम बाबू थोड़ा इसको भी गाइड कर दो। कहाँ से गाइड करेंगे, उनके पास नहीं ना जाएंगे हर दिन, यहीं से गाइड करते हैं। उसको बता देते हैं कि बाबू ऐसा है कि जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे टाइप कीजिए फिगर ऑफ स्पीच प्रेम ज्ञान, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा अलंकार। जनरली जब आप क्लास 9th 10th 11th 12th में आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच से आपका सामना पड़ता है। एंड हर एक पोएम में आपको इस फिगर ऑफ स्पीच को देखने को मिल सकता है। तो जनरली क्या होता है, हम पोएम तो समझ जाते हैं, लेकिन जब ये फिगर ऑफ स्पीच की बात होती है, पोएटिक डिवाइसेस की बात होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एक एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और हिंदी में भी आपको बताऊंगा, सो डेट कि आपको कभी भूलेखा ही नहीं पड़ेगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कौन से पोएटिक डिवाइस में, कौन से सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं अलिट्रेशन, जिसमें मेनली आपका अलिट्रेशन रहेगा और क्या रहेगा, आपका कॉन्सोनेंट्स एंड एजोनेंस रहेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, अलंकार आप जानते ही हैं, अलंकार का मतलब होता है साज सजा, सजावट। डेफिनेशन देख लेते हैं आप। फिगर ऑफ स्पीच इज अ क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट एन इफेक्ट, एक प्रभाव डालने के लिए। अगर मान लीजिए हम कोई कविता लिख रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, यदि उसमें कोई प्रभाव ना हो तो वो नीरस हो जाता है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। इंपोर्टेंस क्या है, इट enhances the beauty of writing, it makes the sentence deeper and leaves the reader with a sense of wonder, it brings life to the words used by the writer। ये वीडियो रात को बनाई जा रही है, इसलिए कुत्ते भूखते ही रहते हैं। Second, the figure of speech not only shows the writer's intent but also his purpose using such language। मतलब इस प्रकार का लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आप जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है, और एक साज सजा और बनावट देता है। इट एड्स फ्लेवर टू द राइटिंग एंड मेक इट सो मच मोर एंजॉयबल फॉर द रीडर। जब राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, जब ये लिखते हैं कोई भी कविता, तो उसमें ये जो फिगर ऑफ स्पीच उनकी लिखावट को एक निखार देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलिट्रेशन, काम की बात पे आते हैं सीधा। अलिट्रेशन क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें एक शब्द, जो शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, शब्द भी नहीं कहेंगे, जो शुरू के अक्षर होते हैं उनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। यदि मैं हिंदी में आपको लिख दूं एक सेंटेंस, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें अगर मैं बोलूंगा कौन से अक्षर की कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, र बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। इट इज द रिपीटिंग ऑफ consonant sound, it is repeating of consonant sound right next to each other, which creates a memorable or melodic effect।
ठीक है ना। शुरू में ही कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है जिन वर्ड्स में, उसको हम क्या कहते हैं, अलिट्रेशन यूज हुआ है, अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है या फिगर ऑफ स्पीच। अलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस दैट बिगिन विद सिमिलर लेटर एंड दैट लेटर इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। आई बोट अ बास्केट फिल्ड विद बनानास। अब इसमें देखेंगे आप तो शुरू का जो लेटर है वो क्या है, बी। हेयर इज ऑल्सो बी एंड ये भी बी से है, तो ये कौन सा हो गया आपका अलिट्रेशन। अकीता एंड एयरडेल आर ओसम्स, तो ये भी क्या हो गया आपका अलिट्रेशन। माय फेवरेट फ्रूट, तो ये भी क्या साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। उसके बाद है ललित लव्स लॉलीपॉप, सब में एल एल का हो रहा है। देन चारू मेक्स यम्मी केक्स, कैंडी एंड चॉकलेट्स, तो सी सी का रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अलिट्रेशन। इसके बाद है आपका शी सेल्फ सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इसमें एस एस का रिपीट हो रहा है, ये ज्यादा करके यही एग्जांपल दिया जाता है और ये इसलिए क्या कहा जाता है अलिट्रेशन। आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें क्या है ओ ओ का रेपिटेशन हो रहा है। ये सारे कौन से आगे आपके फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन का। अब कुछ एक पोएम जो आपने क्लासेस में पढ़ी है, जैसे 9th क्लास में आप पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा वांटेड वियर, तो वांटेड वियर में डब्ल्यू जो साउंड है, दिस साउंड इज बीइंग रिपीटेड, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा अलिट्रेशन। इसके बाद है फर्स्ट फोर एफ एफ रिपीट हो रहा है एंड दो डेट, इसमें टी एच साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अलिट्रेशन। एक और विन पोएम है, उसमें भी लिटरेरी डिवाइस है जो रिपीट हो रही है, इसमें क्या है विन विनोज, तो डब्ल्यू डब्ल्यू साउंड रिपीट हो गया, कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अलिट्रेशन। इसके बाद एक और है रेन ऑन द रूफ, इसमें भी आपका रिपीट हो रहा है, ये देख लीजिए, ह्यूमिड ओवर स्टेरी स्पीयर्स पी पिलोज एल एल। इसके बाद है आपका मेमोरीज माय मदर डार्लिंग ड्रीमर्स बीजी बी टी टी एच आर आर, तो जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड यूज होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हमने क्या कह दिया अलिट्रेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरा बताइएगा कि ब्लैक बक बिट अ बियर, इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। फील द फोन ऑन योर फेस, ये भी आपके लिए ही है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये एक पोम है, दिस इज इन 10th क्लास। आप बताइएगा इसमें अलिट्रेशन में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वो लेटर लिखते हैं, वो कॉन्सोनेंट लिखते हैं जिसके कारण ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद है प्यारे बच्चों, अलिट्रेशन में ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है एजोनेंस और एक होता है कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंस कॉन्स्टेंट शब्द से बोला है, यहां से आप रेपिटेशन जो भी होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, ये कॉन्सोनेंस में आते हैं, और एजोनेंस में कौन से रिपीट होते हैं, वोवल्स रिपीट होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू जो आप वोवल साउंड कहते हैं, जो भी। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल, यहाँ पे टीच बीच ई साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई एजोनेंस हो गया। सोल्ड में ये देखिए अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस में क्या डिफरेंस है। अलिट्रेशन कहता है कि भाई मुझे इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए। और एजोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या कहते हैं, मुझे स्टार्टिंग से मतलब ये बीच में भी काम चलेगा अपना। इसमें क्या है ओ ओ रिपीट हो रहा है, हाई टाइड में एच एंड आई, सॉरी आई आई रिपीट हो रहा है, विल फिल आई आई रिपीट हो रहा है, बिल में भी आई रिपीट हो रहा है, मीन एंड ग्रीन में भी अगेन यू आर गेटिंग ई ई, मैन सेल वेडिंग बेल, सब में क्या रिपीट हो रहा है ई। तो ये सारे वोवल साउंड रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ एजोनेंस। अब माइक लाइक हिज न्यू बाइक, इसमें आइए देखिए के रिपीट हो रहा है, वैसे आप आई भी कह सकते हैं लेकिन समझाने के लिए अभी इसमें हमने कौन से में पार्ट लिया है, कॉन्सोनेंस में। तो कॉन्सोनेंस में ये रिपीट हो रहा है के न्यू बाइक, अगेन के रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद है हिकोरी डिकोरी और मेटाफर।
ये दोनों ही कंफ्यूजिंग हैं। तो आज इस समस्या को भी दूर करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे भी कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और मेटाफर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहले जो सबसे आसान वाला फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिट्रेशन। आपको आता हो तो भी एक बार समझिएगा सो डैट कि आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। तो पार्ट नंबर 1 में मैंने अलिट्रेशन समझाया हुआ है, दिस इज सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट में हम लोग कर रहे हैं सिमिली और मेटाफर। देखिए प्यारे बच्चों, सिमिली का मतलब होता है उपमा। यदि हिंदी में आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा ना, किसी चीज को किसी की उपमा देना वो क्या कहलाता है, सिमिली। वह तो राम जैसा है, भगवान राम जैसा कोई होगा, तो हमने उपमा दे दी एक साधारण से इंसान को प्रभु श्री राम से, तो ये क्या हो गया, सिमिली। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमिली। A simile is a figure of speech that compare two things that are different from each other but have similar qualities। अगर क्वालिटीज सिमिलर है तो भाई हम कर सकते हैं ना, आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अब बोले वह तो भीम जैसा बलशाली है। किसके जैसा, भीम जैसा, भीम जैसा। तो जब ये मैंने जैसा बोल दिया, जिस तरीके से बोल दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिमिली आ जाएगा। These are generally formed through the usage of words as and like। क्या आएगा, as and like। जहां पे भी as और like का इस्तेमाल हो रहा है जिस सेंटेंस में, आप मान के चलिए कि वो कौन सा है, सिमिली। as भी यही दिखाने के लिए होता है ना, he work as a pilot, as बोल दिया मैंने, like he is just like my brother। तो ये like और as आप कंपेयर कर रहे हैं, किसी को उपमा दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि उसमें क्वालिटीज सिमिलर है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में क्या है, he is as brave as lion। जो lions होते हैं they are very brave। तो हमने किसी इंसान को उनसे कंपेयर कर दिया और किसका इस्तेमाल किया है, as। he is as brave as lion। नेक्स्ट इज हर एक्सप्रेशन वॉज एज कोल्ड एज आइस। भाई बर्फ की तरह, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल मतलब उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, मतलब नॉट गुड, हम इस तरीके से कह सकते हैं। यू आर एज ब्यूटिफुल एज रोज। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो गया, एज का। रोज की तरह हमने किसी को खूब सूरत बता दिया है। माई नीज इज एन इंटेलिजेंट एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। एज का इस्तेमाल हो गया है। हर hair is as black as coal, he is like a learn, she shines like the sun। किसकी तरह चमकती है वो, सन की तरह। तो इन सभी में हमने एक इंसान को उपमा दी है किसी फेमस वस्तु के साथ, क्योंकि उनकी क्वालिटीज पूरी क्वालिटी नहीं मैच करती, फिर भी ऐसा मैच करता है, इसलिए हमने उनको क्या कह दिया, सिमिली। दूसरा आता है आपका मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक। क्या होता है, पूरा रूप ही ले लेना। अ डायरेक्ट कंपैरिजन, क्या है जी ये, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता। लाइक और एज का इस्तेमाल केवल किसमें होता है, सिमिलर। किसमें होता है, सिमिलर। सिमिलर जब हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि किसका इस्तेमाल होगा, एज, और किसका इस्तेमाल होगा, लाइक। तो ये सिमिली में चला जाएगा। और मेटाफर में देयर इज नो यूज ऑफ लाइक एंड एज। ही इज लाइक अ जायंट, ही इज लाइक अ जायंट। यदि आप बोल रहे हैं तो देखिए लाइक आ गया, तो यहीं से इसको पहचान लीजिएगा। लाइक बोल दिया भाई, ये सिमिली में जाएगा। एंड ही इज अ जायंट, मतलब वो जायंट ही है, मतलब कंपेयर हम कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बोल दिया कि तू भाई बिल्कुल ही जायंट है। तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफर। ठीक है। और देखिए टाइम इज अ थीफ। ठीक है, ये भी मेटाफर हो गया। टाइम को हमने क्या बता दिया, थीफ से कंपेयर कर दिया। पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये मेटाफर समझ रहे हैं हम लोग। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग।
ही इज स्टार ऑफ आवर क्लास, ही इज स्टार ऑफ आवर क्लास। तो हमने कंपेयर कर दिया, लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ इज ड्रीम, हर आईज वर डायमंड, उसके जो आंख थे किसकी तरह थे, डायमंड की तरह। माई टीचर इज एन एंजल, माई टीचर इज लाइक एन एंजल, मैंने अगर ये लिखा होता माई टीचर इज लाइक एन एंजल, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लाइक का इस्तेमाल कर दिया ना, लाइक बोल दिया, तो लाइक बोल दिया तो ये किस में चला जाएगा, सिमिली में चला जाएगा। बट हम सिमिली, हम डायरेक्ट हम कह रहे हैं भाई मेरी टीचर एंजल है, माई टीचर इज एन एंजल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाफर, क्या हो जाएगा, मेटाफर। इसके बाद है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये हो गया योर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, बोलूंगा तो ये किस में चला जाएगा, सिमिली में, और मैं ये कह रहा हूं यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये क्या हो गया आपका, मेटाफर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से whenever you will read any poem, now you can easily tell कि मेटाफर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सिमिली कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बेसिक सा जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, जब आप सिमिली यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, एज और लाइक यूज करेंगे, और जब मेटाफर यूज कर रहे हैं भाई किसी से कंपेयर नहीं कर देंगे, आप डायरेक्ट ही बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आप डायरेक्ट उसको बता देंगे तो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी को ये कह रहे हैं कि तू शेर जैसा दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए जरा, सिमिली। और हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई तू शेर ही है, तो हम क्या कह रहे हैं, मेटाफर। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान था, इसको पढ़िए और अपने देखिए पोएम्स में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में हर एक आपको वहां पे फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, बड़े प्रेम से धीरे धीरे एक एक फिगर ऑफ स्पीच करवाते हैं, आप हर एक देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर वाइज मैंने दिया हुआ है, जो आपको देखना है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, यू विल गेट। जो जनरली जो पोएम्स लिखे जाते हैं उनमें उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने और भी पोएटिक डिवाइसेस जो थे वो कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, पर्सन मतलब किसी भी चीज को इंसानी रूप दे देना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं मानवीकरण। जैसे कि यदि मैं बोलूं मेघ आसमान से उतर रही है, तो आप बोलेंगे अरे सर क्या बात करते हैं, मेघ बादल कभी आसमान से उतरते हैं क्या। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मैंने मेघ को इंसान माना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेघ है ये आसमान से उतर रहे हैं। वह संध्या सुंदरी परी सी, संध्या जो है, देखिए संध्या अगर लड़की है, सुंदर है, परी सी है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हमारी संध्या दूसरी वाली संध्या है। कौन सी संध्या है, शाम वाली, इवनिंग वाली संध्या को यहाँ पे क्या कहा गया है, संध्या। और इवनिंग को, सांझ को, शाम को बोला गया है कि वो कैसी है, परी सी सुंदर है। तो हेयर वी आर कंपेयरिंग नॉन लिविंग थिंग्स विद अ लिविंग थिंग, मतलब कि जिसमें जान नहीं है उसको हम जान वाले व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मानवीयकरण। डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज यूज्ड टू पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ह्यूमन, वी depict the non-human entity in such a way that it seems humanly। हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो हमें क्या लगे, मानवीयकरण लगे। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज यूज टू पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया। पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स और इवन inanimate
ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, कि जिनमें जान नहीं होती है, चाहे एनिमल्स हो प्लांट्स हो, इन सभी को तो हम बना ही रहे हैं, ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी निर्जीव वस्तुओं को भी हम क्या कह देते हैं, दैट दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, वी often यूज phrases like the howling wind, dancing leaves, time flies। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई विंड कभी चिल्लाती है, शोर मचाती है? चिल्लाता शोर मचाता तो कौन है? इंसान है। और इंसानों में भी लेडीज जो होती हैं वो ज्यादा चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं। तो फॉर द टाइमिंग इसको यहाँ पे विंड को किससे कंपेयर किया गया है? एक एंग्री पर्सन से। डांसिंग लीव्स, लीव्स डांस कर रहे हैं, एंड टाइम फ्लाइज, और समय उड़ जाता है। तो इन सभी को किससे कंपेयर किया गया है? मानवीकरण किया गया है इन सभी को। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ, मैं पूरे एग्जाम्पल्स का पूरा ही पिटारा लेके आता हूं, सो डैट कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चों को। क्या कहता है? द अपॉर्चुनिटी नोक्ड एट हिज डोर। द अपॉर्चुनिटी, भाई जो क्या मौका उसका दरवाजा खटखटा रही थी। तो मौका को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? भाई दरवाजा कौन खटखटाता है? पर्सन खटखटाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको कौन सा हम बोलेंगे पोएटिक डिवाइस? personification। The next is the plants in her house silently beg to be watered। प्लांट्स भीख मांग रहे, पानी दे दो, पानी दे दो। तो यहाँ पे अगेन दीज प्लांट्स हैव बीन कंपेयर्ड विद अ पर्सन। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। जो लाइटनिंग थी, इट वाज डांसिंग। तो फिर से हम इसको क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अब आप समझ रहे होंगे। द विंड हॉल्ड इन द नाइट, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड। क्लाउड्स ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया। तो घेरने का काम तो इंसान ही करता है ना, घेराबंदी। अर्थ इज थर्स्टी फॉर वाटर। प्यास किसको लगेगा? इंसान को। बट हियर अर्थ हैज बीन कंपेयर्ड विद अ पर्सन। द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। वाह वाह, सन ने किस्ट किया। अरे भाई, अगर सन कहीं किस कर दे तो मुंह का बिल्कुल तवा बना देगा। तो फिर भी यहाँ पे कंपेयर किया गया है, द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया गया है। हम क्या मान के बताया गया है? एक पर्सन मान के बताया गया। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो भोजन है ना, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आओ खाओ, आओ खाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, 20 एक पोएटिक डिवाइसेस हैं। हर एक को बड़े प्रेम से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखें, समझें और अभ्यास करें। टिल देन, टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार। और इससे पहले जो वीडियोज हैं उसमें मैंने समझाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सिमिली और मेटाफर विद एग्जांपल्स, और उसके बाद अलिट्रेशन में भी जो दो टाइप हैं। कौन कौन से दो टाइप? कौन से हैं आपके? एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। ये भी समझाया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो यू हैव टू सिंपली राइट प्रेम ज्ञान पोएटिक डिवाइसेस। तो सीखते रहिए। टिल देन, टेक केयर। क्या बोलेंगे इसको? अपोस्ट्रोफे, संबोधन। क्या बोलेंगे? संबोधन। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि संबोधन मैंने क्या होता है? किसी को संबोधित करना। क्या करना जी? संबोधित करना। और कैसे संबोधित करना? संबोधित का मतलब किसी को बुलाना। मतलब हम संबोधित करके ही तो बुलाएंगे किसी को। देखिए कैसे। इट एड्रेसेस द सब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द वर्क। इस वाले संबोधन में क्या होता है? हम किसी को एड्रेस करते हैं, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज नॉट प्रेजेंट। उस समय प्रेजेंट नहीं होता है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज absent और inanimate। Here are some of the example of apostrophes। क्या है? इतनी बात समझ में आई?
कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे या तो वो क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, या क्या रहेगा, या क्या रहेगा, इनएनिमेट। आगे बात समझ में। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम किससे अभी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्विंकल से। किससे बात कर रहे हैं, तारों से। और तारों को हम क्या कह रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार्स को कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि आप क्या हैं। हम संबोधित कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वी आर टॉकिंग विद लिटिल स्टार्स, वेलकम ओ लाइफ। इसमें क्या होता है, जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं ज्यादा करके एक्सक्लामेटरी आते हैं, वेलकम ओ लाइफ। लाइफ को कह रहे हैं वेलकम। अलार्म क्लॉक प्लीज डोंट फेल मी, हम अलार्म से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई या तो टाइम पे चलो, है ना। 7 यू आर माई लकी नंबर, 7 को कह रहे हैं, 7 से बात कर रहे हैं हम लोग, 7 यू आर माई लकी नंबर। ग्रैंड माँ आई नो यू आर ऑलवेज विद मी, हम ग्रैंड माँ से बात तो कर रहे हैं लेकिन वो अभी है नहीं। जब है नहीं तो हम जस्ट कहाँ बात कर रहे हैं, हम संबोधित कर रहे हैं when the object or the person is absent। why won't you turn green, हम कह रहे हैं किसी को कि भाई तुम ग्रीन क्यों नहीं हो जाते, लव you could be so cruel, मतलब हम संबोधित कर रहे हैं लव को और उससे बात कर रहे हैं कि भाई यार तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपोस्ट्रोफे है उसमें क्या होता है, वी एड्रेस द सब्जेक्ट विच इज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जैसे हमने बोल दिया वेलकम ओ लाइफ। तो प्यारे बच्चों ये है अपोस्ट्रोफी और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक चीज जो है पर्सोनिफिकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है इसको, है ना। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को हम मानव बना के बात करते हैं और इसमें क्या है, हम उनको लाइफ तो बोल रखा है, वो भी मतलब एक सजीव हो गए, जीवित हो गए, लेकिन हम उनको केवल संबोधित कर रहे हैं, न कि हम किसी और पर्टिकुलर विषय में बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट कॉलिंग, हम उनसे बात कर रहे हैं, हे लिसन टू मी, तो उनसे हम बात कर रहे हैं ना कि हम कुछ और बता रहे हैं। जैसे अलार्म क्लॉक प्लीज डोंट फेल मी, अलार्म क्लॉक कह रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो। और मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड दैट, कौन सा मार्क यूज हो रहा है, एक्सक्लामेटरी मार्क हो रहा है और ये कोमाज लग रहे हैं क्योंकि हम किसी को बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्लास, फिर कोमा लगाऊं, शट अप, क्या बोलूंगा, शट अप, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक्सक्लामेशन। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। और भी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, वीडियो बनी हुई है, लिस्ट में है, इस जो आपके हर एक पोएम में मिलते हैं। 20 से 25 पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो मुख्य रूप से हैं। उन सभी पोएटिक डिवाइसेस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप जस्ट क्लिक करेंगे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस। आज हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीमोरन। क्या मतलब होता है इसका, ऑक्सीमोरन याद नहीं हो रहा, याद करवा देंगे। ऑक्सीमोरन कैसे याद करोगे, ओ फॉर अपोजिट, हम क्या बोल दिए, अपोजिट मोरो, मारो, अपोजिट मारो, किसी भी चीज को क्या मारो, अपोजिट मारो, उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीमोरन। या यू कैन से अपोजिट वर्ड्स होते हैं जिसमें, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। बात समझ में आ गई, कैसे मारो, उल्टा मारो, क्या मारो, उल्टा मारो। जैसे खुशी का गम, लाफ का क्राई। डेफिनेशन देख लीजिए, when two words are used in a sentence but they seem to be in contrast with each other, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड को हमने यूज किया और एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं देखो। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, लाइफ कड़वी भी है और मीठी भी है, हाउ इज इट पॉसिबल, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीमोरन, उल्टा मारो। किसने बोल दिया बिटर, इसका उल्टा जब मारना होगा तो क्या मारोगे, स्वीट, है ना। किसी ने आपको मारी करेली तो आप क्या मारोगे उसके ऊपर,
रसोगोल्ला। समझ में आ गया? मीन्स अपोजिट। सो लाइफ इज अ बिटर स्वीट। स्टॉप बीइंग अ बिग बेबी। अरे भैया बेबी भी है और बिग भी है, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीमोरोन। सडनली द रूम फिल्ड विद अ डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मीन्स गूंगा, बहरा, और साइलेंस मीन्स चुप्पी, मतलब बिल्कुल ही चुप्पी साध गई। नेक्स्ट, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। कॉमेडियन बहुत ज्यादा फनी था, लेकिन कैसे था? सीरियसली, है ना? सीरियस भी है, फनी भी है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन, उल्टा मारो। यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड बाय द सिचुएशन यू हैव फाउंड योरसेल्फ इन। कंफ्यूज्ड भी हैं और क्लियरली है ना? उनको हम बता रहे हैं कि तुम कंफ्यूजन है ना तुम्हारा, बहुत ही सत्य है, साफ है। तो प्यारे बच्चों, कर लिया हमने, क्या किया है? ऑक्सीमोरोन। आसान सा है, प्रैक्टिस किया करो, बिना प्रैक्टिस के है हाइपरबोल। हाइपरबोल माने बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलना, उसी को क्या कहते हैं? हाइपरबोल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाइपरबोल। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ, जैसे कि मैं बोलूं, पढ़ना अतिशोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। राणा ने सोचा इस पार, और तब तक चेतक था उस पार। भाई बीच में एक बहुत बड़ी नदी की, नाले की खाई आ गई। राणा साहब इस साइड थे, अभी सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक मारा जंप और इस पार हो गया। वाह वाह वाह, बढ़ा चढ़ाकर बात बोली गई, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरबोल का मतलब क्या है? किसी भी चीज को बढ़ाकर बोलना। A hyperbole is a figure of speech that consists of an exaggeration. Exaggeration means क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। क्या बोलना? बढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। It is use of exaggerated terms in order to emphasize or heighten the effect of something. मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे हाइपरबोले। जैसे बोल, आप बोल सकते हैं, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज हाइपरबोल। क्या बोलेंगे? हाइपरबोल। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू नॉट टच माई स्टफ। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है? मिलियन, 10 लाख बार बता चुका हूँ कि डू नॉट टच माई स्टफ। ऐसा होता है कि भाई कोई किसी को मिलियन बार बता सकता है? 2 से 3, 4, 5, 10 बार बता सकता है, 50 बार बता सकता है, लेकिन मिलियन बार? झूठे कहीं के, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो इसी को हम कहेंगे हाइपरबोले, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलो। नेक्स्ट वन इज शी हैज गोट अ पीस साइज्ड ब्रेन। भाई ब्रेन का एक स्टैंडर्ड साइज तो होता है। अब किसी ने बोल दिया उसके खोपड़ी पी मटर के इतना है, तो झूठ बोल रहे हैं ना वो। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़े को भी खा जाऊंगा। वैसे इसका मतलब ये होता है, ईटिंग अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखे होना और कुछ भी खा लेना। शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स। वो इतनी पुरानी है जितनी की हिल्स है यहाँ की। इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। बढ़ा दिया भाई, बातचीत को इतना बढ़ा के बोल रहा है, कह रहा है कि बस खाना खिला दो नहीं तो मर जाऊंगा मैं। भाई खाना अगर मान लो 5 मिनट और नहीं खाया तो कैसे कोई मरेगा? लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार बनाना है। यू आर ब्यूटीफुल देन रेनबो कलर्स। वाह वाह, मतलब रेनबो में जो सतरंगी कलर होते हैं, तुम सतरंगी नहीं, तुम 12 रंगी हो। आ रही बात समझ में? तो कोई होगा सिरफिरा, और किसी लड़की को कह रहा होगा क्या? यू आर ब्यूटीफुल देन रेनबो कलर्स। रेनबो कलर्स से भी तुम सुंदर हो। अगेन अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोले। नेक्स्ट,
That man is as tall as camel. कोई आदमी ऊंट के इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन बताया गया है। नेक्स्ट वन इज योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क। वाह वाह, तुम्हारा जो स्किन है सिल्क से भी सॉफ्ट है। सिल्क क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लॉथ जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो हमने किसी के स्किन को सॉफ्ट कह दिया, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरबोल। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कर रहे हैं 8th पोएटिक डिवाइस, दैट इज पन। क्या बोलोगे? पन। हिंदी में कहते हैं श्लेष, और श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब एक ही शब्द दो अलग अलग मतलब निकाले तो उसको हम क्या कहेंगे? पन। और इंग्लिश में तो और फन है इस पन का। क्या फन है इस पन का? क्या था भाई? दीज आर जोकिंग वर्ड्स, मजे वाले वर्ड्स हैं ये। आई बात सुनने, ह्यूमर। और यू कैन से कि भाई इन वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो हंसी के लिए बोलते हैं। अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विथ वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स। शब्दों के साथ खेलने को पन कह दिया इन्होंने। और दैट प्लेज with words that sound similar but mean different things. An ambassador is a man who lives abroad for the good of his country. Ambassador कौन है? एक ऐसा बंदा है जो विदेश में रहता है। किसके लिए? अपने कंट्री की भलाई के लिए। भाई खुद की कंट्री का भला होगा और आप रहिए विदेश में। I like it. मुझे किड्स पसंद है, बट आई कुड नॉट ईट वन। भाई जो चीज पसंद है उसको खाओगे नहीं ना। तो आई लाइक किड्स बट आई कुड नॉट ईट वन। समझ में आ रही बात? अ पेसिमिस्ट ब्लड इज बी नेगेटिव। जो पेसिमिस्ट ब्लड होता है वो क्या है? बी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव है लेकिन साथ में नेगेटिव लिखा हुआ है ना? सो पेसिमिस्ट ब्लड इज बी नेगेटिव। जो आशावादी है उसका ब्लड है निराशावादी, नेगेटिव है। शब्दों के साथ खेल रहा है। A horse is a very stable animal. Horse घोड़ा फुदकता रहता है इधर से उधर, लेकिन इसको क्या कहा है? स्टेबल एनिमल। समझ रहे हैं आप? तो ये है आपका पन, मतलब श्लेष, पोएटिक डिवाइस। और ये किस लिए कहा जाता है? जोक के लिए कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि भाई ये क्या कह रहा है? भाई किड्स पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकता। हंसी मजाक वाली बात है ना? अब पेसिमिस्ट ब्लड क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो यहाँ शब्दों के साथ खेला गया है, प्लेज विद वर्ड्स, है ना? खेला गया है और उनमें उनको अलंकरण किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पन। तो अच्छे से समझ लीजिए। बाकियों के यदि आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक। आज हम लोग कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का 8th पार्ट, और इस 8th पार्ट में है लाइटटिस। क्या बोलते हैं इसको? लाइटटिस या लिटोटस भी बोल देते हैं। फिलहाल मैं बोलूंगा इसको लाइटटिस। और हिंदी में इसका अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कटाक्ष करना। क्या करना? कटाक्ष। कटाक्ष का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बात कह रहे हैं लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के। समझ रहे हैं आप? किसी भी बात को एक सलीके से बोल के किसी को समझा देना, दैट इज नोन एज लाइटटिस या कटाक्ष करना किसी को। जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से रूठ जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है यार हम तो ज्यादा डांट दिया। तो बच्चे समझदार भी होते हैं, तो पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों से, अच्छा चलो मैंने इतना डांट दिया, पापा खराब है ना, मम्मी खराब है ना? तो बच्चे कहते हैं आप इतने भी खराब नहीं हो। समझ रहे हैं आप इतने भी खराब नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आप अच्छे हैं। मतलब इन्होंने बोल दिया, नोट लगाया, खराब नहीं है। नोट और खराब, समझ रहे हैं? मतलब खराब इसको बोल दिया मैंने, नहीं खराब नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं। बस
यदि आप इस बात को समझ गए तो आप ये लाइटरीज जो है फिगर ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, नेगेटिव एक्सप्रेशन विद पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस। नेगेटिव बात को बता रहे हैं लेकिन अंत में हम कहना क्या चाहते हैं, पॉजिटिव बात कहना चाहते हैं। या यू कैन से नेगेटिव बोलकर पॉजिटिव बात कह देना। देखो बच्चे ने क्या कहा, नेगेटिव बोला पहले, है ना, कि आप इतने भी खराब नहीं हैं, बात है नेगेटिव लेकिन बोल गया पॉजिटिव, है ना। डायरेक्ट, बड़े भाई डांट पड़ी है पापा से मम्मी से, तो डायरेक्ट थोड़ा ना बोलेगा कि ओहो मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे। क्या बोलेगा, उसी बात को उसने बोला है नेगेटिव तरीके से बोला, शब्दों का नेगेटिव इस्तेमाल किया है लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। सो वेन एवर यू हैव टू एक्सप्रेस नेगेटिव पॉजिटिव सेंस विद नेगेटिव वर्ड्स, विद फ्यू नेगेटिव वर्ड्स, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, लाइटरीज कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है इस लाइटरीज को, द यूज ऑफ अ नेगेटिव और अ वीक स्टेटमेंट टू एम्फसिस अ पॉजिटिव मीनिंग। पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए वीक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, लाइटरीज। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल है ही इज नॉट फुल, है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि नोट बोलना मतलब नो रहेगा, नोट रहेगा प्लस नेगेटिव रहेगा, जिस बात को कहना है, जिस बात को कहना है, जिस बात को कहना है, मतलब हम पॉजिटिव बात कहना चाहते हैं या नेगेटिव बात कहना चाहते हैं, जो भी है, जिस बात को कहना उसका यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपोजिट। क्या बोलेंगे, अपोजिट। उस बात का अपोजिट यहाँ पे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू से समबडी एज अ स्मार्ट, तो उसको मैंने क्या कहा, ही इज नॉट फुल, वो फुल नहीं है तो क्या है, स्मार्ट है ना। द वेदर इज नॉट टेरिबल, वेदर इज नॉट टेरिबल, वेदर अगर टेरिबल नहीं है तो क्या है, सूदिंग है, प्लीजेंट है ना, क्या है, प्लीजेंट है। ही इज नॉट अननोन अबाउट द फैक्ट, मतलब उसको जानकारी है, ही इज नोन, डायरेक्ट हम ना बोलकर नोट लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया, लाइटरीज का पार्ट हो गया। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, हमें किसी को मतलब बताना है कि भाई ठीक ठाक हो तुम, ज्यादा अपने रूप पर गुमान करने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। अपने आप को ब्यूटी क्वीन तो मत समझो, मीन्स जस्ट कंसीडर योर सेल्फ एज एन ऑर्डिनरी लेडी। आगे बात समझ में, सचिन तेंदुलकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, अगर ये ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है तो क्या है, इज अ ग्रेट बैट्समैन, तो वो कैसे हैं, ग्रेट बैट्समैन है। तो लाइटरीज का बस इतना सा मतलब है जी, कोई ज्यादा ये मुश्किल नहीं है, समझने का दिक्कत है। आगे बात समझ में, और एग्जांपल दे देते हैं। मैंने लिख दिया सपोज इट वॉज नो earthly, it was no earthly sacrifice। तो इसका मतलब क्या है, नो earthly कह रहा हूं तो कैसा सेक्रिफिकेशन होगा उसका, सुप्रीम। सेक्रिफाई कैसा है उसका, सुप्रीम, मतलब बहुत बड़ा, हेवनली सेक्रीफाइस है उसका। आई बात समझ में। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो क्या, बुद्धू हो। यू आर नॉट अ फूल, तो आप क्या है, इंटेलिजेंट। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है जी, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या है कि जो चीज आप कह रहे हैं उसी समय उससे पलट भी रहे, ठीक है ना। जैसे कि यदि मुझे कहना हो मैं एक सॉलिड आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन बच के रहना। अब देखो अच्छे भी और बच के भी रहे, तो इसका मतलब क्या, विरोधाभास देगा। आगे ना बात सुनो, तो इसी तरीके से पैराडॉक्स होता है। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। आपने कोई बात कही, जैसे अभी मैंने कहा ना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं लेकिन मुझसे जरा बच के रहना, अरे बाबा रे, ये बात क्या कह गए,
ये तो खुद ही की बात कोई काट रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा इसका, है ना। तो उसी को हम कहते हैं पैराडॉक्स। मैंने कहा एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एक बॉर्नवीटा की एड आती है ना, बॉर्नवीटा की एड। उसमें वो उसकी मम्मा जो होती है रोजाना अपने बच्चे के साथ दौड़ती है और उसको हराती है। एक बार कहती है कि जिस दिन मेरा बेटा मुझे हरा देगा ना, उस दिन मैं जीत जाऊंगी। गजब, बेटा हरा देगा तो आप जीत कैसे जाएंगे। लेकिन जो अपने होते हैं वो हमारे जीत में, मतलब जैसे मान लो पिता और पुत्र हैं, वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम में क्या होता है, यदि पिता जान के भी अगर जीतता रहता है तो जान के भी हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हार में, अपने बच्चे की जीत की खुशी में, और वो हार जाता है तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है ना। तो वही चीज उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा बेटा मुझे हरा देगा उस दिन मैं जीत जाऊंगी। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इंग्लिश में। सक्सेस इज अ फेलियर, इज द फेलियर टर्न इनसाइड आउट। सक्सेस अपने आप में क्या है? फेलियर है। फेलियर मतलब यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत बार आप फेल होंगे। आई बात सुनिए। तो इस तरीके से एक ही बात में दो चीजें आ गई हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, मतलब स्टार्ट भी है अंत भी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स में आ गया आपका। हेयर रूल्स आर रिटन एंड इग्नोर ऑल द रूल्स। ठीक ना, कह रहा है कि रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स भाई किस लिए लिखे होते हैं? दैट यू हैव टू फॉलो। लेकिन यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं और आपको क्या करना है? इग्नोर। अरे बाबा, किस धर्म संकट में डालो। बी क्रूअल टू बी काइंड। आपको निर्दयी होना पड़ेगा यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है, पैराडॉक्स के लिए हो सकता है। डीप डाउन यू आर रियली शैलो। अगर अंदर देखा जाए, अंदर तक, डीप डाउन, तो बाहर से आप उथले हो। आई एम नोबडी। आई एम जब मैंने बोल दिया तो मैंने घोषित कर दिया कि मैं हूं। लेकिन साथ में मैंने बोल दिया नोबडी, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? ये पैराडॉक्स के लिए हो सकता है ना। लव इज हार्ड, लव हार्ट्स सो गुड। लव चोट भी पहुंचाता है तो अच्छा लगता है। कैसे? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लव हर्ट्स सो गुड। इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट फॉलो। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो आसान है, इसको देखिए, समझिए और अपने दिमाग में ध्यान से पढ़ते रहिए। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। बात समझ में आ गई आपको? यदि समझ में आ गई है तो इस वीडियो को, तो आज हम लोग करेंगे रेपिटिशन, फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है जरा बताइए तो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, रेपिटिशन। लेकिन रेपिटिशन किसका? रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज। देखिए कैसे, आपको जरा एग्जांपल से समझाते हैं। मैंने लिख दिया थल, थल थल में बसता शिव ही। सावन का महीना चल रहा है, एक एग्जाम्पल हम भगवान भोलेनाथ पर ही ले लेते हैं। तो जरा इसको बड़े प्रेम से देखिए। कैसे देखना है? प्रेम से। जब आप इसको प्रेम से देखेंगे तो आपको एक वर्ड है, एक शब्द है, वो रिपीट हो रहा है। उस शब्द का देखिए क्या है, वो है थल थल में बसता शिव ही। समझ में आ गई? इसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। और भी एग्जाम्पल चाहते हैं? और एग्जाम्पल आपको एक सेकंड सोचने दीजिए जरा मेरे को। झूम झूम मृदु, गरज गरज घनघोर। झूम झूम मैं लिखता हूं जरा, मैंने लिख दिया झूम झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम।
ये वाला एग्जांपल ज्यादा बढ़िया है ना। झूम झूम 2 बार बोला, ये गाना ही याद आ गया मेरे को तो। झूम बराबर, झूम बराबर। तो ये देखिए, ये शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति। देखिए कैसे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉन्ट सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। स्मॉल स्मॉल, है ना। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, क्या आ गया ये, ईयर आफ्टर ईयर। तो ये क्या हो गया आपका, रेपिटेशन। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये हमारा मंगल सुनाता है, रेन रेन गो अवे। तो रेन रेन है, ये 2 बार यूज हुआ है, इसी को रेपिटेशन कहेंगे। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन लोन ऑल अलोन, रिपीट हो रहा है वो, इसी को हम क्या कहेंगे, रेपिटेशन। आसान सा है, ठीक है ना। तो और मैंने आपको जैसे कि भाई देखो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। चलो पहले पे आते हैं हम लोग। इसके करेंगे तो 2 बार में आएगा, लेकिन आसान है, दिस इज गारंटीड। देखिए कैसे। क्लाइमेक्स क्या होता है, मीन्स चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष माने इसमें आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू मूव असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप चलते हैं, छोटे से बड़े पे, छोटे से बड़ा। ए मीन्स छोटा, छोटे से बड़ा। एक होता है असेंडिंग, एक क्या होता है डिसेंडिंग। तो ए मीन्स छोटा और डी पे जाएंगे तो बड़ा, ठीक है ना। तो छोटे से बड़ा पे जाना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, आप इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल को सेट कीजिए। आप इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल को सेट कीजिए। तो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने बोला रेत, मैंने बोला इधर बोल दिया सोना, और इधर बोल दिया लोहा। आई आस्क्ड यू टू सेट अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, और उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले, सबसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा, तो सबसे आप सस्ते वाला चीज जो इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है, उसको अरेंज करेंगे। तो यू विल राइट रेत। रेत के बाद सोना और लोहा में क्या है भाई, लोहा है। उसके बाद क्या है आपका, सोना है। यही है ना। सोना मीन्स सोना। कौन सा सोना, आजकल सोना भी बहुत प्रकार के हो गए हैं। हमारे यहाँ वाला जो सोना है, ये केवल मेटल वाले, गोल्ड वाले सोने से मैं रिलेट कर रहा हूँ, आप दूसरे सोने को समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। जो पढ़ाई के समय दूसरे सोने को समझते हैं, वो सोते ही रह जाते हैं। समझ गए ना सोना। नेक्स्ट। तो अब जरा समझते हैं होता क्या है ये। Climax an arrangement of series of idea in the order of increasing importance। इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस के ऑर्डर में आप इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि मैंने इसको अरेंज किया था, सबसे पहले रेत, उससे ज्यादा इंपोर्टेंस वाला क्या है, लोहा, उससे ज्यादा इंपोर्टेंस वाला क्या है, सोना। आगे बात समझ में, वही वाला सोना है ना, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट और कौन सा सोना हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी केम, शी सो, एंड शी कंकर्ड। वो आई, ने देखा और जीत लिया। आगे बात समझ में। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट पे थोड़ा पहुंचेंगे भाई। युद्ध हो रहा है, युद्ध में आप सबसे पहले प्लान बनाएंगे, देन आप देखेंगे क्या करना है, प्लान के बाद यू विल सी, एंड देन यू विल एक्ट, है ना। एंड आफ्टर दैट यू विल विन। लास्ट में होगा ना, जीत तो लास्ट में होगी, पहले कैसे जीत सकते हैं। इसी को क्लाइमेक्स कहते हैं। मीन्स यू हैव टू अरेंज द थिंग्स। लुक अप इन द स्काई, आसमान में देखो, देखो जरा, देखो भाई क्या है। इट्स अ बर्ड, सबसे पहले क्या है, बर्ड है। उसके बाद क्या है, इट्स अ प्लेन, प्लेन है। उसके बाद क्या दिख रहा है लास्ट में, सुपरमैन। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आसमान में देखा, देखते ही आपको क्या दिख गया, सुपरमैन, सुपरमैन, और उसके साथ शक्तिमान भी जा रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप आसमान में देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले बर्ड, प्लेन, एंड देन सुपरमैन।
दे एंजॉयड लिकर विद डांस और ड्रम के साथ लिकर को एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ग्रेट डिसीजन, नॉट जस्ट फॉर आवर नेशन, नॉट ओनली फॉर ऑल ह्यूमैनिटी बट फॉर लाइफ अपॉन द अर्थ। वाह वाह, अच्छी बात कही इसने कि हम एक डिसीजन पे पहुंचे हैं, और वो डिसीजन क्या है, केवल एक राष्ट्र के बारे में नहीं है। राष्ट्र अभी छोटा हो गया, क्यों छोटा हो गया, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है, और ह्यूमैनिटी से भी ज्यादा ये है अर्थ के बारे में बात कर रहा है, मदर अर्थ के बारे में। जब वो सुरक्षित रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब आ जाइए उत्कर्ष पर। उत्कर्ष क्या कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को हमें अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हेन आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी से एंटी क्लाइमेक्स। एंटी का मतलब ही क्या होता है? नीचे। क्लाइमेक्स का मतलब वो ऊपर तक गया, है ना, और एंटी क्लाइमेक्स मतलब नीचे को आया। So let's see these examples. The soldier fights for glory and shilling a day, है ना, ग्लोरी के लिए फाइट करते हैं। आगे बात सुनिए, शिलिंग अ डे की मतलब उनके नाम से कोई सिक्का वगैरह। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या है? ग्लोरी। उनको मेडल मिल जाए वो बाद वाली चीज है, ठीक है ना। तो ग्लोरी क्या है? फर्स्ट, प्रायर, सबसे बड़ी चीज पहले रखेंगे। ही स्वेयर्स बिफोर सन मून लीव्स, सबसे बड़ी वाली चीज। और यही मैं बोलता क्लाइमेक्स में लिख के बताओ, किस में लिख के बताओ? क्लाइमेक्स में। तो छोटे से बड़ा, ही स्वेयर बिफोर लीव मून सन। अगली बात सुनिए, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मीन्स छोटे से बड़े पर जाना, लास्ट में अपना पिटारा खोलना, सबसे इंपॉर्टेंस वाली चीज को लास्ट में बोलना, वो कहलाता है क्लाइमेक्स। और एंटी क्लाइमेक्स क्या कहता है? हम सबसे इंपॉर्टेंस वाली चीज को पहले बोलेगा। आगे बात सुनिए, he lost his family, his car and his self। सबसे पहले फैमिली जरूरी है। क्लाइमेक्स वाला देखो, एंटी क्लाइमेक्स वाला जो बंदा होगा वो बोलेगा हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल्फ। शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ मदर एंड अ कुक, है ना। सबसे पहले वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, उसके बाद माता है, और उसके बाद क्या है? कुक। इस तरीके से अरेंज करना है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेजिनरी। आपको दिखा दिया है, कल्पना करना। हर एक फिगर ऑफ स्पीच की मैंने वीडियो बना दी है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप बस कि आप अच्छे से समझ जाए, है ना। और ये आपके लिए बनाया गया है। और भी बहुत छोटे भाई बहन हैं मेरे जो जो यूपी से हैं, बिहार से हैं। आई कैन नॉट रीच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफलाइन, सभी के पास नहीं पहुंच सकता, तो इस माध्यम से पहुंच जाते हैं, सबको समझा देते हैं। देखिए, जो मेरे नोन हैं वो फोन करके कहते हैं अरे बाबू हमारे बच्चों को भी गाइड कर दो। तो भाई ये गाइड का ही तो तरीका है। कोई मुझसे पूछता है, मान लीजिए 9th-10th का बच्चा है और जानकार है, वो बोलते हैं प्रेम बाबू थोड़ा इसको भी गाइड कर दो। कहाँ से गाइड करेंगे? उनके पास नहीं ना जाएंगे हर दिन, यहीं से गाइड करते हैं। उसको बता देते हैं कि बाबू ऐसा है कि जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे टाइप कीजिए फिगर ऑफ स्पीच प्रेम ज्ञान, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आप समझिए, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए ना। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिन करना, इसका मतलब क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिनरी में क्या होगा? जो चीज हम सोचते हैं अपने 5 सेंसेस से, चाहे देखने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया, बोलने वाला हो गया, टच करने वाला हो गया, या सूंघने वाला हो गया, टेस्ट करने वाला हो गया, उन सभी वर्ड्स में ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। डेफिनेशन देख लीजिए। इमेजरी रेफर्स टू वर्ड्स दैट ट्रिगर द रीडर टू रिकॉल इमेजेस। जैसे कि आपने कोई फूल की खुशबू आपको स्मेल आई, तो आप समझेंगे कि आपने कभी उस प्रकार के फूल की अगर खुशबू ली होगी, यू विल इमेजिन कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, है ना। तो रिकॉल करते हैं इमेजेस को, और मेंटल पिक्चर दैट एंगेज 1 और 5 सेंसेस लाइक साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच। द लीव्स रसल्ट इन द विंड, whispering secrets as we passed। आप समझ रहे हैं कैसे? ही मतलब हम लीव्स जो हैं आवाज कर रहे थे, हमारे कानों में बात कह रहे थे, एज वी पास्ट फ्रॉम देयर।
द स्मेल रिमाइंडेड हिम रोटिंग टमाटोज। उसको ऐसी स्मेल आई कि जैसे लगा ना कि कोई मतलब सड़ा हुआ कोई चीज हो, टमाटे वाले चीज हो, तो उसको इस प्रकार की स्मेल आई है ना। बट द स्मेल शिवर्ड हिम अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सॉफ्टनेस ऑफ फ्लफी पिल्लो। जैसे आपने किसी को टच किया, तो जब टच किया तो यू फेल दैट वो मतलब बिल्कुल फ्लफी टाइप का स्किन थी उनकी, एंड देन यू सेड द सॉफ्टनेस ऑफ अ फ्लफी पिल्लो। आसान है ये, बिल्कुल आसान। आगे हम जो है आयरनी पढ़ेंगे। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो जो चीज पढ़ना है आप सब, आयरनी भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप जाके वहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, टेक केयर, खुश रहिए।